बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 19 जनवरी और पाकिस्तान में इतवार की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें हैं और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी और लंदन से रखेंगे, जहां पर खतरे की घंटी बजी है और लिंक हुआ है इस्लामाबाद रावलपिंडी सीधा वाशिंगटन डीसी से, और ललकारा है रावलपिंडी ने वाशिंगटन डीसी को। ये मेरा कहना नहीं है, ये टेलीग्राफ का कहना है। टेलीग्राफ हो या गार्डियन हो, ये दुनिया के मोतबर नाम हैं और मोतबर अखबार भी हैं और जरीदे भी हैं। और पूरी दुनिया में जब ये कोई ख़बर शाया करते हैं तो पूरी तहकीक के बाद, या कोई ओपिनियन शाया करते हैं तो उसके पीछे भी पूरी मंतक और तहकीक होती है। अब ये टेलीग्राफ लिख रहा है कि ये जो इमरान खान साहब को हाल ही में सज़ा दी गई है, 2 दिन पहले, आपको पता है कि 14 साल की सज़ा दी गई है, और उनकी बेगम, जिनका कुछ लेना देना नहीं था इस केस के साथ, बुशरा बीबी का, उनको 7 साल की सज़ा दी गई है। ये असल में प्रेसिडेंट ट्रंप को एक पैगाम भेजा गया है। जी हाँ, ये लिखना है टेलीग्राफ का, ये हम नहीं कह रहे, कोई पाकिस्तानी मुबस्सर नहीं कह रहा, बल्कि टेलीग्राफ ये कह रहा है कि ये कन्फ्रंट्रेशन मोल ली है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत ने, ज़ाहिर है जनरल आसिम मुनीर साहब और उनके साथियों ने ये सीधा सीधा धमकी लगाई है, कन्फ्रंट्रेशन की है सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से, और जानबूझ के उनके हल्फ लेने के ठीक 3 दिन पहले ये सज़ा सुनाई गई है। टेलीग्राफ लिखता है कि सदर ट्रंप के 2 करीब तरीन साथी रिचर्ड ग्रैनल, जो आप सबको पता है कि उनके खसूसी एलची हैं, और मैं यहाँ आपको ये भी बता दूँ कि जो रिचर्ड ग्रैनल थे उनको पहले हमारे ज़राए और बहुत ही मुसद्दका ज़राए ये बताते हैं कि उनको टिप किया था सबसे पहले कि उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जाएगा, जो सदर के बाद सबसे अहम ओहदा होता है अमरीकी हुकूमत या अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। वो सदर, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सदर है, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है। जैसा कि आपको पता है कि सदर ओबामा के साथ हिलरी क्लिंटन थी, और भी बहुत बड़े नामी ग्रामी आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बहुत सारे याद हैं। तो रिचर्ड ग्रैनल को ये टिप किया गया था, या बताया गया था कि आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो सकते हैं। रिचर्ड ग्रैनल जो है वो बहुत ही मोतबर जो है वो नाम है डिप्लोमेसी में। वो इससे पहले अमेरिका के जर्मनी में सफ़ीर रह चुके हैं और जर्मनी को नाकों चने चबवा चुके हैं, बल्कि पूरे जो नेटो के यूरोप से रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े ममालिक थे उनको नाकों चने चबवा चुके हैं। बहुत ही टफ डिप्लोमेसी के ऊपर बिलीव करते हैं, याददाश्त भी बहुत लंबी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और सीधी बात करने के आदी हैं। ये अलग बात है कि आजकल पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर ये मंजन बेचती है कि देखें रिचर्ड ग्रैनल खामोश हो गए, हालांकि ऐसा नहीं है। वो कोई पाकिस्तान के मामले के लिए खामोश नहीं हुए। अमेरिका के अंदर, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक जो H1B वीज़ाज़ हैं उनके ऊपर एक बड़ी खूनख्वार यहाँ पर बहस शुरू हो गई थी। सदर ट्रंप की जो कैबिनेट है उसके कुछ लोग उसके हक़ में थे, कुछ ख़िलाफ़ थे, और एक घमसान की जंग यहाँ पर सोशल मीडिया पर शुरू हो गई थी अमेरिका में। तो सदर ट्रंप ने सोचा कि उनके हल्फ लेने से पहले ही अगर उनके वज़ीर मशीर अपने ओपिनियन इतने खुल के एक दूसरे के ख़िलाफ़ देंगे तो मामलात ख़राब हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट को H1B के इशू की वजह से ये कहा कि जब तक हल्फ बर्दारी शुरू नहीं हो जाती किसी भी पॉलिसी स्टेटमेंट के ऊपर आपने स्टेटमेंट नहीं देनी। इस वजह से तमाम इश्यूज़ के ऊपर, वो भले यूक्रेन हो, वो भले पाकिस्तान हो, भले हिंदुस्तान हो, भले चाइना हो, भले वो H1B का इशू हो, भले वो इमिग्रेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हों, लोगों को जो यहाँ पर बग़ैर वीज़े के उन्हें यहाँ से भेजना है, रखना है, कोई भी इश्यूज़ हों, इस वक्त जो प्रेसिडेंट ट्रंप की कैबिनेट के या अहम उनके लोग हैं वो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे रहे। लेकिन चौधरी निज़ामुद्दीन साहब जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर ये झूठ बोल रहे हैं कि देखें अब ग्रैनल चुप कर गए, मामला ख़त्म हो गया। अब टेलीग्राफ ये लिखता है कि क्योंकि जिनको सदर ट्रंप ने अपना अटॉर्नी जनरल नामज़द किया था, उसके बाद उनके कुछ मसाइल हो गए कि उन्होंने सेनेट और कांग्रेस से उनकी नॉमिनेशन कंफर्म नहीं होनी थी, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ एक केस दर्ज कर दिया गया था, और क्योंकि वो केस उनके ख़िलाफ़ दर्ज है, उसका प्रोसेस चल रहा है, उसमें वो अटॉर्नी जनरल नहीं बन सकते थे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, वही डिपार्टमेंट उनके नीचे आ जाना था। इसलिए
انہوں نے اپنا نام وڈرا کر لیا، لیکن وڈرا کرنے کے باوجود وہ صدر ٹرمپ کے بہت ہی زیادہ آپ یہ کہیں کہ معتبر شخصیت ان کو صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں اور بہت ہی اپنے وفادار اور قریبی آدمی سمجھتے ہیں. اسی لیے تو صدر ٹرمپ نے انہیں کلیدی عہدہ اٹارنی جنرل کا دیا تھا، کیونکہ صدر ٹرمپ کے ساتھ یہاں کی ایڈمنسٹریشن نے جو کچھ کر رکھا ہے اس میں جو سابق اٹارنی جنرل ہیں اس کے بارے میں صدر ٹرمپ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے اپنا آفس میرے خلاف استعمال کیا تھا. اس لیے اٹارنی جنرل کا جو آفس ہے وہ صدر ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہوگی اس میں وہ بھی بہت ہی اہم آفس ہوگا. ابھی اس وقت مارکو روبیو جو ہیں وہ سیکرٹری جنرل بنے ہیں، اور وہ بھی جو ہمارے چودھری صاحب ہیں ان کے لیے ان کے اوپینین بھی بہت ہی نیگیٹو ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں امریکہ جب ڈکٹیٹرز کے ساتھ دوستی کرتا ہے اور ڈکٹیٹرز اپنے اپنے ملک میں ظلم کا بازار گرم کرتے ہیں تو پوری دنیا کے لوگ اپنے ڈکٹیٹر سے جو نفرت کرتے ہیں انڈائریکٹلی امریکہ سے بھی کرتے ہیں. تو مارکو روبیو بھی یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو کسی بھی ڈکٹیٹر کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. دوسری طرف رچرڈ گرینل اور تیسری طرف ان کے جو اٹارنی جنرل اور رچرڈ گرینل ہیں یہ تو اوپنلی فری عمران خان کی بات کر چکے ہیں اور اس کے اوپر واضح میسج پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو دے چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود ٹیلی گراف لکھتا ہے کہ حلف سے صرف 3 دن پہلے یہ سزا سنانا یہ واضح چیلنج ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور جنرل صاحب نے یہ واضح پیغام بھیجا ہے امریکہ کو اور صدر ٹرمپ کو کہ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، ہم تو یہی کام کریں گے. تو اب ٹیلی گراف لکھتا ہے کہ صدر ٹرمپ جب حلف لیں گے تو معاملات جو ہیں وہ کشیدگی سے شروع ہوں گے، کیونکہ یہ جو سزا دی گئی ہے اگر اس کو روکا جاتا تو شاید جو امریکہ نے، کیونکہ پہلے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اندر جو ان کو سارا کچھ یہاں سے سپورٹ ملا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا بازار گرم کیا ظلم کا، وہ یہ نہ کر پاتے اگر انہیں سپورٹ نہ ملتی. اور اب انہوں نے جو کیا ہے ایک میسج بھیجا ہے صدر ٹرمپ کو کہ ہم اپنی مرضی کریں گے، آپ کی یہ جو میسج ہے اس کو ہم سیریس نہیں لیں گے، تو اس کی ریپرکشنز ہوں گی. یہ بہت ہی اہم خبر ہے جو ٹیلی گراف نے پبلش کی ہے، بہت ہی اہم اوپینین ہے. اس کو ہم ضرور فالو کریں گے اور آپ کو اس کی اپڈیٹس بھی بتائیں گے. یہاں دوسری خبر آپ کو یہ پتا ہو کہ کل منڈے والے دن آپ کا منڈے ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے امریکہ کے اندر بھی منڈے والے دن صدر ٹرمپ جو ہے وہ 20 تاریخ کو حلف لیں گے. اور یہ حلف برداری کی جو تقریب ہے پہلے یہ باہر ہو رہی تھی، پچھلے دفعہ صدر ٹرمپ کی جو انوگرل سیریمنی تھی جس کے اندر وہ حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے اس کے اندر 3 سے 6 لاکھ کے درمیان لوگوں نے اٹینڈ کیا تھا. اس دفعہ بھی امید تھی کہ 3 سے 6 یا 8 لاکھ کے درمیان لوگ آئیں گے، لیکن امریکہ میں ان دنوں بہت ہی شدید سردی ہے جس وجہ سے صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو تقریب باہر ہو رہی ہے وہ باہر نہیں ہوگی، اب وہ ایک ہال کے اندر ہوگی. اور جو ہال ہے اس میں ظاہر ہے چند 100 یا چند ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی کیپیسٹی ہوگی، تو اب زیادہ تعداد میں لوگ نہیں آ سکیں گے. زیادہ تر لوگ جن کے پاس پاسز تھے، ٹکٹس تھی، وہ اب نہیں جا سکیں گے. اور یہ حلف برداری کی جو تقریب ہے یہ اب چھوٹے پیمانے پر ہوگی، اور کل وہ حلف برداری کے بعد صدر بن جائیں گے، ان کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کام شروع کر دے گی، اور پھر آپ کو ٹیلی گراف کی سٹوری کے اوپر بھی کام ہوتا ہوا کہیں نہ کہیں سے نظر آئے گا. اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے امریکہ سے ہی رکھتے ہیں، اور وہ ٹک ٹاک کو امریکہ نے بین کر دیا ہے. جی ہاں، یہ فیصلہ 6 مہینے پہلے غالباً کانگریس نے کیا تھا، اس کے بعد امریکی سپریم کورٹ نے اسے انڈورس کیا تھا، اور اب 6 مہینے پورے ہونے کے بعد اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کر دیا گیا. اور کل سے، مطلب کہ جو ہفتے کا دن تھا امریکہ میں، ہفتے کی شام سے ٹک ٹاک کو بین کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے. وجوہات بہت ڈیفرنٹ ہے، کوئی فریڈم آف سپیچ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے جو چودھری نظام الدین صاحب نے پیدا کر رکھا ہے. یہاں امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ٹک ٹاک ایک چائنیز پلیٹ فارم ہے اور ٹک ٹاک امریکنز کا سارا ڈیٹا لیتی ہے. ہمارا تو ڈیٹا آپ کو پتہ ہے اکثر ویسے ہی لیک ہو جاتا ہے. پچھلے دنوں نادرا کے جو جنرل صاحب ہیں، لیفٹننٹ جنرل منیر افسر، ابھی بھی سرونگ ہیں وہ، ان کے محکمے نے آ کے بتایا تھا کہ لاکھوں پاکستانیوں کا ڈیٹا چوری ہو چکا ہے. لیکن یہاں پر امریکی گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو چائنیز پلیٹ فارم ہے یہ وسیع پیمانے پر امریکیوں کا ڈیٹا جو ہے وہ لے رہی ہے، اور اس سے ان کے پرائیویسی کے ایشوز بن رہے ہیں. اور انہوں نے
टिक टॉक को एक कंपनी के तौर पे, क्योंकि वो चाइना की कंपनी है, बैन किया है। बाकी तमाम दुनिया की जो कंपनीज हैं और सोशल मीडिया है उसको वो बैन नहीं कर रहे, वो एज इट इज़ चल रहा है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सदर ट्रंप ये समझते हैं कि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था और उन्होंने वादा किया था कि जब वो सदर बनेंगे और अपना दफ्तर संभालेंगे तो वो टिक टॉक को बहाल करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तमाम लोग उनको उनका वादा याद करवा रहे हैं और हमें भी लगता है कि अगले चंद दिन में सदर ट्रंप जब अपने ओहदे का हल्फ लेकर, कल ही हल्फ लेकर वो सदर बन जाएंगे, तो आने वाले दिनों में वो टिक टॉक के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे जिसमें लोगों की डाटा की सिक्योरिटी भी हो और साथ साथ लोग टिक टॉक भी इस्तेमाल कर सकें। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने सियालकोट से रखते हैं। सियालकोट में एक ड्रामा हुआ था, कभी सास भी बहू थी का ड्रामा की किस्त हमने पिछली दफ़ा आपको बताई थी, जहां पर बाजी मरियम लोगों को, मीन जो बच्चियां हैं उनको गले मिलती हैं और बच्चियां फूट फूट कर रोती हैं। हसनैन बहुत ही बेहतरीन रिपोर्टर हैं, हसनैन रफ़ीक, नया पाकिस्तान से, उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की है, क्रेडिट उनका है। उन्होंने स्टोरी ये ब्रेक की कि आपने एक बाजी मरियम की एक तकरीब में देखा था कि एक बच्ची बोलती है, बाजी मरियम को पुकारती है और बाजी मरियम को कहती हैं कि मुझे आप भूल मत जाइएगा, मैंने आपके साथ तस्वीर लेनी है। बाजी मरियम कहती हैं कि नहीं, मैं आपको नहीं भूलूंगी और आप आकर मेरी कुर्सी पर बैठ जाएं, जो मेरी सीट है, ये मेरे पास ये बाजी मैं बहुत इस्तेमाल करती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप आकर मेरी सीट पर बैठ जाइए और फिर बाजी ने उसे अपनी सीट पर बिठाया और फिर तालियां भी बजीं और बाजी ने उसके ऊपर बार बार अपने लिए सताइश इकट्ठी की। और फिर उसी तकरीब में दूसरी जगह पर एक और स्टूडेंट जो अपने सफ़ेद यूनिफॉर्म में थी, वो जब बाजी के पास आई तो फूट फूट कर रोना शुरू हो गई। ये किसी को समझ नहीं आई कि मेले में बिछड़ी हुई फुफ्फू मिल गई थी या खाला मिल गई थी उस बच्ची को, मीन मरियम से मिलके बच्चियां फूट फूट कर रोती क्यों हैं, कौन सा ऐसा बटन है जो बाजी मरियम उनका दबाती हैं कि बच्चियों को रोना आ जाता है। मीन ये बच्चियां शाम में अपनी माँओं को भी मिलती होंगी और सुबह भी मिल के आती होंगी। अगर इन्होंने रोना ही होता तो घर से रो के आ जाती, यहाँ तो मेकअप भी किया होता है, वो ख़राब होगा, लेकिन बहरहाल ये बच्चियां रोती हैं। तो इसके ऊपर सारा तासीर साहबा जो कि साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर की बेटी हैं, उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक सवाल पूछा था कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, रैंडम स्टूडेंट्स, ये किस इमोशनल ट्रॉमा में हैं कि एक रैंडम खातून को मिलके, मीन एक चीफ मिनिस्टर को मिलके, जिनको वो ज़ाती हैसियत में इमोशनली नहीं जानती, फूट फूट कर रो क्यों रही हैं। हमने भी इस पर तबसरा किया था कि ये बेसिकली स्टीरियोटाइपिंग की जा रही है, बच्चियों को रोते दिखा के, ये ख़वातीन के हकूक़ के ख़िलाफ़ काम किया जा रहा है, ये एक इमेज पेंट किया जा रहा है कि ख़वातीन वीकर हैं और वो ऐसे ही बात बात पर रोती हैं। वो जो हमारी सोसाइटी के अंदर स्टीरियोटाइप्स हैं ख़वातीन के साथ अटैच्ड, उनको पुख्ता करने की मरियम साहबा कोशिश कर रही हैं, सिर्फ अपनी ड्रामेबाजी करने की। लेकिन अब कभी सास भी बहू थी जो ड्रामा की किस्त है, उसका ड्रॉप सीन हुआ है और हसनैन रफ़ीक साहब ने ये बताया है कि ये जो सियालकोट के कॉलेज के अंदर सब कुछ हुआ, ये बुनियादी तौर पर पूरी अरेंजमेंट के साथ ये दोनों नून लीग की जो वर्कर्स थी उनको लाया गया था और लाया गया था गुजरांवाला से। आपके लिए हैरानी होगी, गुजरांवाला से ऑल द वे ये दोनों बच्चियां जो है इनको सियालकोट लाया गया और इनको पहले से कहा गया था कि आपने ये एक्टिंग करनी है। ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि जो सियालकोट पहुंची गुजरांवाला से, जिनको अपनी कुर्सी पे बिठाया था, वो स्टूडेंट नहीं थी, वो एक कॉलेज में लेक्चरर थी। और जिस बच्ची को रोने की एक्टिंग दी गई थी, जो फूट फूट कर रोई, वो कोई रैंडम बच्ची नहीं थी, वो इन्हीं लेक्चरर साहबा की कज़न थी और इनके वालिद साहब जो हैं लेक्चरर साहबा के, वो नून लीग के, बताया जा रहा है मुबैना तौर पर, वो नून लीग के साथ हमदर्दी रखते हैं या उनके वर्कर हैं या उनके वोटर हैं। अब इन हालात के अंदर आप खुद सोच लीजिए कि कितनी सस्ती एक्टिंग हो रही है। दूसरी तरफ मुतालिया पाकिस्तान जो किताब है बच्चों की 10वीं जमात की, उसके अंदर बाजी ने चैप्टर एक ऐड करवाया है जिसमें अपनी और अपनी मरहूमा वालिदा की तस्वीर और अपना पूरा तारफ़ कि उन्होंने जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या खिदमात अंजाम दी हैं, वो सब कुछ ऐड करवा दिया है। तो ये जो ड्रॉप सीन किया है हसनैन रफ़ीक ने, ये मैं यही कहूँगा कि बहुत ही आला काम किया है। बहरहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं। वो ये है कि नजम सेठी कहते हैं कि हुकूमत और फ़ौज फंस गई है
हुकूमत जानती है कि वो जिस भी तरीके से आए, उनको पता है कि 17 सीटों पर आए हैं। फ़ौज को समझ आ गई है कि तमाम रास्ते उनके लिए बंद हो गए हैं और उन्हें इमरान खान के साथ बात करनी पड़नी। अगर आगे बढ़ना है, कोई रास्ता तलाश करना है, तो इमरान खान के साथ बात करनी पड़नी है। ये अब नजम सेठी कह रहे हैं कि हुकूमत को पता चल गया है और फ़ौज को भी पता चल गया है। इसलिए उन्होंने कहा है कि अनहोनी हो जाती होती है, अनहोनी के लिए कोई बड़ा हादसा होना ज़रूरी नहीं होता। नजम सेठी कहते हैं कि कई दफ़ा छोटी सी चिंगारी जो है बहुत बड़ी आग लगा देती है। उनके कहने का मतलब ये है कि ये जो जनरल आसिम मुनीर और उनके साथी जो जनरल्स हैं, जैसे जनरल आसिम जो DGISI हैं और MI के जनरल और दूसरे तमाम ये जो 4-5 ऊपर टॉप पर जनरल साहबान हैं, इन्होंने ये जो सारी अपनी इनकी प्लानिंग है, ये अब किसी छोटी सी चिंगारी से झुलस जाएगी, क्योंकि अब ये स्टेटस को बरकरार नहीं रह सकता। जो इर्द गिर्द के हालात हैं वो सारे बदल गए हैं, अमेरिका के हालात बदल गए हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बहुत प्रेशर डाल दिया है। तो इन हालात में मौजूदा हालात चल नहीं सकेंगे, तब्दीली नागुज़ीर है और इन्हें अब इस बात को समझना पड़ेगा और इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। अगली खबर आपके सामने रखते हैं सिंध से, जहां पर सिंध के एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, सिंध इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सिंध गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। उनका नाम है गुलाम मोहिउद्दीन मुगल। उन्होंने चीनी कंपनी को ये कहा कि आपको ठेका तब देंगे अगर आप बुर्ज खलीफा दुबई में मुझे अपार्टमेंट लेकर दें। ज़रा ख्वाहिशें चेक करें। जो गुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं, उन्होंने कहा कि बुर्ज खलीफा में रिश्वत के तौर पर अपार्टमेंट दें और आपको तब ठेका देंगे। चीनी कंपनी ने इन राइटिंग में ये नैब को उनकी शिकायत कर दी। जाहिर है उनके पास पूरे सबूत होंगे, तभी वो नैब के पास गए हैं। हालात देखिए सिंध के, उन्होंने भी वैसे ठीक किया अपने हिसाब से। अगर जरदारी साहब और बिलावल साहब बड़े बड़े हाथ मार सकते हैं और दूसरे पीपल्स पार्टी के अकाबरीन, तो फिर गुलाम मोहिउद्दीन साहब जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा हम क्यों ना बहते दरिया में अपनी भी हम बाल्टी भर लें, तो उन्होंने भी कोशिश की है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि मराकश में जो कश्ती को हादसा हुआ था, जिसमें 44 पाकिस्तानी, वैसे तो ओवरऑल 50 लोग उसमें जाँ बहक हुए थे, उसमें 44 पाकिस्तानी जानों से गए थे। उसके बारे में कई थेरीज आई। किसी ने कहा कि उनको सरों में गोलियां मार के मारा गया है, उनको पानी के अंदर फेंक दिया गया, जुल्म किया गया, तशद्दुद किया गया। फिर किसी ने कहा कि नहीं, वो कश्ती डूब गई, इसलिए उसके अंदर ये सब कुछ हुआ। लेकिन अब 4 लोगों पर मबनी एक 4 रुकनी कमेटी जो है वो भेज रही है हुकूमत। अब वो TADA खाएंगे, उनके बारे नारे आएंगे और ज़ुबानी जमा खर्च एक रिपोर्ट बनेगी, वो जमा होगी और होगा कुछ नहीं उस पर। ये 4 अफसरान जाएंगे, ज़ुबानी जमा खर्च करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो एजेंट्स हैं, जो माफिया हैं, वो उसी तरह से काम करेंगे। गरीबों के बच्चे पहले अपनी जायदादें बेच के इनको पैसा देंगे, फिर जाकर समुंदर में बेचारे डूबेंगे। तो ये सारा वही सर्कल है जो चलता जा रहा है और अंधे समुद्रों के हवाले कर रहे हैं हम अपने बच्चों को। और पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इकॉनमी तबाह कर दी है, तो अब इन लोगों के पास सवाए यहाँ से जाने के और कोई चारा रह नहीं गया। आखिरी खबर आपके सामने रखेंगे और वो ये है कि जवाद अहमद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। गुलूकार जवाद अहमद साहब बिजली चोरी करते पकड़े गए थे और उन्होंने कहा है कि ये कोई डाका तो नहीं, कोई बम तो नहीं चल गया, कोई इतना बड़ा काम तो नहीं हो गया कि आप सब ने वावेला मचा दिया है। क्या हो गया है? कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भूल जाइए ये अगर कुछ हो भी गया है। बिजली का 2 लाख रुपए पता नहीं बिल आ गया, मुझे पता भी नहीं था मीटर मेरे नाम पे है कि नहीं है, ये वापडा ने वीडियो क्यों जारी कर दी। बिल्कुल ही बेतुकी बातें करते रहे हैं और कोई ख्याली बातें करते रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि गुलूकार जवाद अहमद साहब को क्या ज़रूरत थी बिजली चोरी करने की, और अगर कर भी ली थी तो फिर अगर पकड़े गए थे तो पैसे जमा करवा देते। लेकिन वो मैं ना मानूं कि उनकी रट है और एक चोरी दूसरी सीना जोरी हो रही है, बजाय इसके कि अपना गुनाह माने वो दूसरों पर वापस हमलावर हो रहे हैं। खबरें और भी थी, लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।